आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस पे चर्चा करने से पहले फिर एक बात मैं आपको बार बार जो याद दिलाता हूँ वो यह कि आप याद रखिए कि भारत में क्या है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका का विभाजन है। दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र और दूसरा वास्तविक। इसको आप नहीं भूलेंगे। यह जो नाम मात्र है यही क्या है, यह राष्ट्रपति है। तो ये व्यवहार की बात है। हम जानते हैं कि वह नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन हमें चर्चा क्या करनी है, हमें चर्चा करनी है संविधान के संदर्भ में। तो अब हम देखते हैं कि संविधान हमारे प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहता है। तो जो पहली चीज़ आप देखेंगे, जो संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है, वह यह कहता है कि भारत सरकार की संपूर्ण कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें? राष्ट्रपति। जो सारी की सारी कार्यपालिकीय शक्तियां हैं किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। राजस्थान की नहीं, यूपी की नहीं, एमपी की नहीं, गुजरात की नहीं। राष्ट्रपति का संबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, यूनियन गवर्नमेंट से है। और 53 ये कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां कहाँ होंगी? प्रेसिडेंट में निहित होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज 53 ये कहता है कि इन शक्तियों का प्रयोग, जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं, इनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों का लीजिए, जो शब्द है वह है सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। अब दो चीज समझिए। एक चीज ये हो गई कि भारत सरकार की जो संपूर्ण कार्यपालिकी शक्तियां हैं वह कहाँ निहित हैं? वह अनुच्छेद 53 के अनुसार निहित हैं राष्ट्रपति में। दूसरी चीज 53 ये कहता है कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो डायरेक्टली स्वयं करेगा, डायरेक्टली, या अपने अधीनस्थ ऑफिशियल के माध्यम से करेगा। एक और अनुच्छेद इसी संदर्भ में हम देखेंगे, वह अनुच्छेद है 77। इन दोनों को आप एक साथ लेकर के चलेंगे। यह कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के जो सारे कार्य हैं वे राष्ट्रपति के नाम से, जो सारे कार्य हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वे किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जिसका, और वह कार्य या तो वह स्वयं करेगा या तो अपने अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल हैं उनके माध्यम से वह करता है। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ये जो अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट ऑफिशियल की बात है, ये है कौन, किसके माध्यम से? तो यहाँ से जो रियल कैबिनेट है उसका उदय होता है। और फिर आपको एक अनुच्छेद पर मैं ले जाना चाहूँगा,
कई बार अनुच्छेद की चर्चा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि अनेक बार सीधे सीधे अनुच्छेद पूछ देता है कि ये चीज़ किस अनुच्छेद में कही गई है। और अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें जिस अनुच्छेद की चर्चा करने में जा रहा हूँ उसमें बच्चों ने बताया था कि आया था। तो एक अनुच्छेद है 74। 74 क्या कहता है? 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह प्लस सहायता, एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद होगी जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड होगा प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए 74 कहता है कि उसको सलाह देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। ध्यान दीजिए, शब्दावली पे ध्यान दीजिए। जब एग्जाम होता है तो इस शब्दों से ही खेला जाता है। तो सलाह और सहायता, एडवाइस एंड एड एंड एडवाइस। सहायता और संविधान में पहले है, सलाह बाद में है। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब सवाल यह है कि वे कौन सी शक्तियां हैं? कार्य की बात हो रही है, कार्यपालिका की बात हो रही है, तो वे शक्तियां कौन है? तो इसके लिए भी संविधान साफ साफ कहता है कि जो एक्सटेंट है वो क्या है? उन कार्य, इसमें वो कार्य आते हैं जिसमें संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसका मतलब कि जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है। आप जानते हैं कि उसमें 3 सूचियां हैं, एक संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो संसद किस पे कानून बनाती है? बेसिकली वह संघीय सूचियों पर बनाती है। तो जो संघीय विषय हैं, राष्ट्रपति का अधिकार भी उन्हीं विषयों तक होगा। यानी कार्यपालिकीय शक्ति का जो विस्तार है वह 73 में दिया गया है और क्लियर किया गया है कि जिसपे संसद को कानून बनाने की शक्ति हो। प्लस यहाँ एक बारीक चीज़ समझिए कि कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, भारत दूसरे देशों के साथ करता है, तो वे इसमें नहीं आती। तो एक पर्टिकुलर ट्रीटीज को, संधि को, कन्वेंशन में आपने कहीं साइन किया तो उसको लागू करने के लिए भी आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। तो उस पर राजस्थान रूल नहीं बनेगा, यूपी रूल नहीं बनेगा, उस पर संघ रूल बनाएगा। यानी प्रेसिडेंट उस पर रूल बनाता है। और जैसा पहले मैंने कहा कि सारे कार्य प्रेसिडेंट की तरफ से किए गए माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब नई सरकार आई एनडीए की, तो इन्होंने योजना आयोग को ख़त्म किया और 1 जनवरी 2015 को एक ऑर्डर निकला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला कि उसके स्थान पे क्या होगा? एक नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ। ये एक कार्यकारी आदेश है। तो आदेश किसकी तरफ से आएगा? इस आदेश पे सिग्नेचर होंगे प्रेसिडेंट के। क्यों? क्योंकि 77 क्या कर रहा है? 77 ये कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो इस पे सिग्नेचर किसकी होगी? राष्ट्रपति को होगी। इवन यदि भविष्य में आप लोग यूपीएससी देंगे, मैंने तो दिया है तो मुझे मालूम है, जब हम प्रीलिम पास करते हैं तो एक मोटा सा गजट आता था, उसके प्रति बड़ा एक पैसन होता था, उसको हम लोग सजा कर रखते थे। मेरे पास भी रखा हुआ होगा कहीं। तो वो किसकी तरफ से आता है?
वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। पहले अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही देता था, अब उसके पास दुनिया भर के काम है तो अपने किसी ऑफिशियल को लगा देता है, उस पर सिग्नेचर करता है। कहने का मतलब ये कि चाहे विधायन की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे ऑर्डर की बात हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कुछ भी करेगी वह फाइनली किसके द्वारा सिग्नेचर होता है उस पर? वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया माना जाता है। अब इसी में जब राष्ट्रपति के द्वारा ही सब किया गया माना जा रहा है तो जो कार्यपालिकी शक्तियों में पहली चीज आती है वह यह कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक कन्वेनिएंट तरीके से करने के लिए कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। यानी भारत सरकार का जो बिजनेस है उसको कन्वेनिएंट तरीके से करने के लिए कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। साथ ही उन कार्यों का एलोकेशन, संविधान में क्या है? एलोकेशन ऑफ बिजनेस। किसको? मंत्रियों को। सीधे सीधे आप कहेंगे कि जो मंत्रिपरिषद बनती है उनके सदस्यों को कार्यों का, विभागों का, पोर्टफोलियो का जो आवंटन होता है उसके संदर्भ में नियम बनाने का जो संवैधानिक अधिकार है वह किसके पास है? वह प्रेसिडेंट के पास है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यों के सुविधापूर्वक संचालन के लिए और प्लस आवंटन के लिए, उन कार्यों के आवंटन के लिए कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। अब जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास वो अधिकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिलेशनशिप की भी बात राष्ट्रपति के कार्यपालिकी शक्तियों में आती है। और अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह प्रधानमंत्री कौन है? यह प्रधानमंत्री वह है जिसके हाथों में भारत सरकार के असली पावर होती है, रियल एग्जीक्यूटिव पीएम है। तो पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, उसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? संविधान ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन आगे वह कह रहा है कि अन्य मंत्रियों यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब ये होगा कि यह मान लीजिए कि एनडीए चुनाव जीत करके आया या यूपीए चुनाव जीत करके आई और उन्होंने जो एमपीज हैं उन्होंने निर्धारित किया कि हमारे नेता ये होंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। तो अब उनके कैबिनेट में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, यह तय राष्ट्रपति नहीं करता है, यह तय करता है पीएम। और जो लिस्ट यह फाइनलाइज करता है प्रेसिडेंट उस लिस्ट को ओके करता है, उनकी शपथ दिलाता है और वे मंत्री बन जाते हैं। यही
इसीलिए कहा गया है कि ये जो मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं वे अपने पद पे कब तक रहेंगे? वे अपने पद पे प्रसाद पर्यंत रहेंगे, यानी टेन्योर फिक्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान की शब्दावली को समझिए। ये 5 साल, 4 साल, 6 साल नहीं कह रहा है। संविधान कह रहा है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक, उसकी कृपा जब तक बनी रहेगी तब तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री होगा। लेकिन सवाल है कि क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है? क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से बर्खास्त कर सकता है, चाहे मंत्री के वो हो या प्राइम मिनिस्टर हो? तो हम यहां देखते हैं कि संविधान कुछ भी कहे, लेकिन व्यवहार में ये शक्तियां सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, जब चुनाव हुआ 2019 का, तो एनडीए को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 353 उसके सांसद जीते और यूपीए के 91 जीते। इसमें 303 अकेले बीजेपी थी, इसमें 52 कांग्रेस थी। उसके बाद डीएमके सबसे बड़ी पार्टी थी, 24 सांसद। उसके बाद टीएमसी थी, 22 सांसद। सीपीआई थी, 2 सांसद। ये दल या गठबंधन है। तो आप सोचिए, मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, तो क्या आप सीपीआई जिसके पास केवल 2 सांसद हैं, क्या इनको आप प्रधानमंत्री पद की इनमें से किसी को शपथ दिला सकते हैं? नहीं दिलाएंगे। टीएमसी को दिला सकते हैं? दिला सकते हैं, लेकिन नहीं दिलाएंगे। डीएमके 24, इसको भी नहीं। इवन ये 91 हैं, इनको भी नहीं। तो राष्ट्रपति के पास तो एक्चुअली विकल्प बचा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार को चलाने के लिए 272 सांसद आपके साथ होने चाहिए। ये 91, ये 24, ये 22, ये 2, ये 272 से बहुत दूर हैं। इसलिए यदि आप इनको इनवाइट भी कर देते हैं तो ये संसद में, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति इन विकल्पों पर विचार ही नहीं करता है, वह सीधे वहां जाता है जहां बहुमत है, यानी 272। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो दल या गठबंधन बहुमत के साथ आता है, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना प्रेसिडेंट की एक प्रकार से मजबूरी हो जाती है। दूसरी चीज, मंत्रिपरिषद की। जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रियों की नियुक्त करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि अपनी इच्छा से न तो वह किसी मंत्री को नियुक्त कर सकता है और न ही अपनी इच्छा से वह किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। होता क्या है कि यदि कोई मंत्री को मंत्रिपरिषद से निकालना है तो प्रधानमंत्री सलाह देता है कि आप एक्स को बर्खास्त कीजिए और प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव पे साइन कर देता है और वो मंत्री बर्खास्त कर दिया जाता है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद निर्धारित होती है पीएम के द्वारा और जो बहुमत होता है उसके नेता को, जो राष्ट्रपति है, वह शपथ दिलाने की कोशिश करता है। अब जो अगली शक्ति है, जो कार्यपालिकी शक्ति है राष्ट्रपति की, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों के संदर्भ में ही है, वह यह है कि सूचनाएं मांगना, इंफॉर्मेशन। किससे संदर्भ में? 2 चीजें संविधान कहता है।
प्रशासन और विधायन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन। संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासन या विधायन के संदर्भ में कोई प्रस्ताव है तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा। एक चीज ध्यान रखिए, यहां यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है, यानी प्रधानमंत्री को खुद ही प्रशासन से जुड़े हुए और विधायन से जुड़े हुए मामले से संबंधित सूचनाओं को किसको देना चाहिए? राष्ट्रपति को देना चाहिए, प्रेसिडेंट को देना चाहिए। ये तो पीएम की जिम्मेदारी है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि पीएम जानकारी दे। जैसे जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्ते खराब हो जाते हैं, जैसे ज्ञानी जैल सिंह और स्वर्गीय राजीव गांधी के रिश्ते बाद में बहुत तनावपूर्ण हो गए थे, तो इनमें कन्वर्सेशन ही नहीं होता था, कोई इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं थी राष्ट्रपति भवन। तो वहाँ पे क्या है, यदि प्रधानमंत्री इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है प्रशासन और विधान के संदर्भ में, तो अब अगली बात जो संविधान कहता है वह यह कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वह खुद ही पीएम से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, किस संदर्भ में? एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के संदर्भ में। तो दो बातें गौर कीजिए, एक तरफ तो यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि यदि वह चाहे, जब चाहे, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका प्रशासन और विधान से जुड़े हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी ले सकता है। इसी में एक और चीज है, और वह चीज ये है कि, और ध्यान, ये सारी चीजें अनुच्छेद 78 में है, आर्टिकल 78। एक चीज और है जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, वह यही संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ये लगता है, मान लीजिए कोई मिनिस्टर हो, जैसे राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्रालय उनके पास है, वो रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव, कोई निर्णय उन्होंने लिया, उन्होंने स्वयं लिया था, यानी उनके डिपार्टमेंट में लिया था, और वह प्रस्ताव प्रेसिडेंट के पास आता है, और प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने डिफेंस के बारे में एक डिसीजन लिया है, इस डिसीजन पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो विचार किया है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ कलेक्टिव बॉडी इस पर विचार नहीं किया। तो 78 एक और एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को देता है, और वो कहता है कि ऐसे प्रस्तावों पे, निर्णयों पे जिसमें मंत्री ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति कह सकता है कि इसे आप सामूहिक रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखिए, मंत्रिपरिषद के सामने रखिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे जुड़ी हुई जो कहते हैं कार्यकारी शक्तियां हैं। अब कुछ और कार्यकारी शक्तियां हैं जो स्पेशली अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई हैं, जिसको हम आगे डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे।